नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का जो आरबीएससी के अनुसार परिबोर्ड के बारे में। और इस परिबोर्ड के अंदर 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके अनुसार ये परिबोर्ड बनाया गया है और जिसमें कुल मिलाकर 12 टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपको जैसा कि पता है और जिन विद्यार्थियों ने ये प्री बोर्ड दिया है उन्होंने देखा भी होगा कि मेरा लेवल जो पेपर बनाने का स्तर वो ना तो ज़्यादा टफ रहता है और ना ही ज़्यादा लो रहता है। मीडियम लेवल का जो मैंने पेपर बनाया है और ऐसा ही आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो आने वाला, उसमें पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आज हम प्री बोर्ड लेकर आए हैं कक्षा 12 और ज्योग्राफी विषय के लिए। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट का इसमें मैंने समय दिया था और 56 इसमें टोटल मार्क्स हैं। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, 14 स्कूल से जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 56 नंबर का पेपर है। इस प्रकार से 100 नंबर हो जाएंगे। 100 में से 100 नंबर आपको लेकर आने हैं, जिसके लिए मैं कंटिन्यू आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो प्री बोर्ड लिया था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको बता देते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 9 प्रश्न हैं। ठीक है, और 9 के 9 एक एक नंबर के हैं, यानी कि कितने नंबर हो गए यहाँ से? 9 नंबर। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अंदर आपको एक एक नंबर वाले जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वही मिलेंगे 9 नंबर तक। ठीक है, तो पहले का पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का नाम आते, जैसे वर्षा का नाम आ रहा है हमारे दिमाग में आता है जल प्रदूषण, जबकि ये क्या है? गलत, ये कारण नहीं है ना। तो कारण इसका क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण, यानी कि वायु जब प्रदूषित होगी, वर्षा के साथ में वायु में जो प्रदूषण के कारक हैं वो मिलेंगे, हवा में इसमें मिलेगी, उसके बाद में ये जल को प्रदूषित करेगी और वो प्रदूषित जल किसका रूप ले लेगा? अम्लीय वर्षा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? धरातलीय और भौम जल दोनों का अलग अलग पूछे चाहे साथ में पूछे, इनके लिए सबसे जो उपयोग हम सर्वाधिक कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं कृषि के लिए, फिर उद्योग और ये घरेलू उपयोग आता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ से यहाँ बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि धरातली और भौमजल के जो उपयोग है उससे संबंधित विवरण दीजिए, तो तीनों के बारे में आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, लाल चना व पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? इसी तरीके से आपको सुनहरा रेशा और ये सारी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो पिजन पी और चना, लाल चना किसको जाना जाता है? तो ये है अरहर, इसका उत्तर। चौथा प्रश्न देखो, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पहले दिया भी था कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि तो है 1971, जो कि इस प्रश्न का भी उत्तर है। और सर्वाधिक जो ऋणात्मक वृद्धि है वो कौन सी हुई थी? 1921 वाले में। ठीक है, 1921 वाला जो दौर था 11 से लेकर 21 का, उसमें। तो अब 1971 को किस में आप काउंट करेंगे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जैसा कि आपको पता है, एक नंबर पर है गोवा, फिर आता है मिजोरम, फिर तमिलनाडु। तो निम्न में से पूछा है, तो निम्न में गोवा दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, भारत का सड़क जाल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो पहला है यूएसए और दूसरा कौन है? भारत। ठीक है, तो भारत का विश्व के सड़क जाल में कौन सा स्थान हुआ? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नगर पालिका कचरे से ऊर्जा बनाने की परियोजना कहाँ संचालित है? तो ये है ओखला के अंदर। ठीक है, धारावी आपको पता है सबसे गंदी बस्ती है, और ये केगा और मणिकरण आपको ध्यान में रखने हैं ऊर्जा संयंत्रों के रूप में। ठीक है, अगला देखो, चैनल टनल कहाँ स्थित है? तो चैनल टनल कहाँ स्थित है भाई? तो ये है इंग्लैंड के अंदर, इसका उत्तर है इंग्लैंड। गद्दी लोगों को
अनुसूचित जनजाति में कब शामिल किया गया? तो ये गद्दी लोगों वाला जो भरमौर क्षेत्र वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा ही ध्यान में रखना है अच्छे से। लेकिन छोटा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, इसलिए 1970 इसका उत्तर है कि जो गद्दी जनजाति है वो किस क्षेत्र में रहती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो भरमौर क्षेत्र। और गद्दी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब शामिल किया गया? तो 1970 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आपके 9 प्रश्न 9 नंबर के हो गए, एक एक नंबर के हैं, टोटल 9 नंबर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, फिर से एक एक नंबर के आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 4 नंबर। ठीक है। तो पहला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम रिक्त स्थान था, क्या था? राजस्थान नहर। तो इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? राजस्थान नहर। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? देखो इंदिरा गांधी नहर का बड़ा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, अच्छे से तैयार करनी है। व्यापारिक भारत का सबसे बड़ा साझेदार यूएसए है। ठीक है। और अगर पूछे निर्यात कहाँ पर सर्वाधिक निर्यात भारत कहाँ पर करता है, तब भी यूएसए। लेकिन आयात कहाँ से होता है सर्वाधिक? वो है चीन से। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। भू उपयोग संबंधी अभिलेख विभाग रखता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा? कौन सा विभाग रखता है भाई? भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि को मापने की इकाई है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है भाई? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ध्यान में रखने हैं। तो रिक्त स्थान भी आपके आएंगे। आगे क्वेश्चन आएगा तीसरा नंबर का कि अति लघु त्रात्मक प्रश्न। ठीक है। पहले बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिक्त स्थान, और तीसरा है अति लघु त्रात्मक प्रश्न। तो सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? पहला ही प्रश्न है, 1 नंबर का है, 4 क्वेश्चन होंगे। तो 4 इंटू 1 कितने हो जाएंगे? 4 नंबर के टोटल। तो पहला क्वेश्चन है सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसका नाम है। एक होता है एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। जलाक्रांतता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भू निम्नीकरण। जलाक्रांतता का मतलब क्या है? जल के स्तर में जो धरातलीय जल है या फिर धरातल पर अपन सिंचाई लगातार करते हैं तो वहाँ पर जल है उस गाद या अपनी भाषा में बोलें तो गाद या दलदल है उसके रूप में जमा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा? भू निम्नीकरण होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भू निम्नीकरण। ठीक है। भू निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी। देखो ये थोड़ा सा मैंने जब आपको पहले क्वेश्चन बताए थे उस टाइम भी कंफ्यूज यहाँ पर हुआ था, और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने वही उत्तर दिया है, क्योंकि वह मैंने बताया था इसलिए बच्चों का तो सही है। लेकिन यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन उत्तर ये रहेगा कि कोच्चि इसका उत्तर आता है। ठीक है। और मैंने उस टाइम बता दिया था वेवनाथ झील। तो वेवनाथ झील के ऊपर तो ये स्थित है कोच्चि बंदरगाह, लेकिन अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कार्यरत है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अभी आपने पीछे ऑप्शन में भी पढ़ा था, कौन सा उत्तर था इसका? पीछे एक ऑप्शन में भी आया था मणिकरण, जो हिमाचल प्रदेश है, वो किसका उत्तर है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र वहाँ पर कार्यरत है। कहाँ पर? मणिकरण। ठीक है। मणिकरण। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे क्वेश्चन से लेकर आपके 15 नंबर क्वेश्चन तक है, टोटल 11 के आसपास 15 नंबर तक क्वेश्चन हैं, वो आपके 12 क्वेश्चन टोटल 1.5 नंबर के होंगे। ठीक है। कितने नंबर के? 1.5 के। तो 1.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये क्वेश्चन हो जाएंगे 18 नंबर के। पहले कितने हो गए देखो, 9 नंबर के तो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 4 नंबर के हैं आपके रिक्त स्थान, और 4 नंबर के हैं एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, एक एक शब्द वाले क्वेश्चन। तो ये टोटल 17 हो गए। अब 18 नंबर के होंगे जो संक्षिप्त में आपको इन पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। तो पहला ही क्वेश्चन है इनसेट क्या है? तो इनसेट
इनसेट क्या है भाई? इनसेट है इंडियन नेशनल, इनसेट का मतलब क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और जिसका कार्य क्या है? ये एक बहुउद्देशीय प्रणाली है और इसकी स्थापना 1883 में की गई। और दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधित जितने भी अवलोकन हैं और आंकड़े हैं उनकी व्याख्या करने का कार्य कौन करता है? वो करता है इनसेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई पतन के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? यानी कि मुंबई पतन का विकास में सहायक कौन से कार्य हैं? तो पहला तो है मुंबई पतन के लिए कि मुंबई पतन है वो समुद्री जो तट है उसके किनारे स्थित है। दूसरा, ये मुंबई है वो महानगर है, इसके कारण ये मुंबई पतन विकसित होगा। तीसरा कारण है मुंबई एक प्राचीन महत्व का नगर भी है, प्राचीन महत्व का नगर है। और चौथा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर? मुंबई में, इसलिए मुंबई पतन का विकास संभव हुआ है, ठीक है। तो ये चारों ध्यान में रखने हैं उत्तरदायी कारक। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाओं को, यानी कि नगरीय बस्ती आप किसे कहेंगे, उसके निर्धारण के कुछ बिंदु हैं। पहला है 5,000 या इससे अधिक क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। दूसरा है कि उसी नगर के अंदर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने चाहिए, तभी आप क्या कह सकेंगे? उसे नगर कह सकेंगे। और उस क्षेत्र में 75% जनसंख्या, तीसरा देखो 75% या इससे अधिक जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। और इसी में चौथा है कि वहाँ पर कोई ना कोई नगर पालिका, छावनी बोर्ड, इस प्रकार की कोई ना कोई संस्था या ये बोर्ड वगैरह कार्य करने चाहिए, तभी आप उसको क्या कह सकेंगे? नगर कह पाएंगे। यानी कि ये चार शर्तें हैं किसके लिए? भारत में किसी स्थान किसी बस्ती का नगर होने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने कृषि उत्पादन हेतु कौन से उपाय किए हैं या क्या उपाय किए हैं? तो इसमें सबसे पहला तो है कि भाई जो व्यापारिक फसल है उनके स्थान पर कौन सी फसलों का उपयोग किया जाना लगा है? खाद्यान्न फसलों का। दूसरा है कि जो पड़ती भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसको अब किस काम में लिया जाने लगा है? उत्पादन, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य किया जाने लगा है। तीसरा है कि रासायनिक उर्वरक हैं, उर्वरकों का जो उपयोग है वो अधिक होने लगा है, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होने लगा। चौथा है कि भी सिंचाई है उसके ऊपर भी अधिक बल दिया जाने लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद में ये कार्य किए जाने लगे हैं। आठवां क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण किसे कहते हैं? देखो, मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को इसके अंदर मेंशन किया है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी जो दिमाग है उसमें सेट कर लेना और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो समय समय पर आपके लिए और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिर भी इस परिबोर्ड पर आप गहनता से अध्ययन करेंगे ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं। तो चलिए मुक्त व्यापार और व्यापार उदारीकरण को समझते हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं को किसके लिए खोलना? व्यापार के लिए, यानी व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलना क्या कहलाएगा? व्यापार उदारीकरण। और व्यापार उदारीकरण है वो घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनको सतर्क रहना चाहिए। क्यों पहुंचा सकता है नुकसान, वो देखिए कैसे नुकसान पहुंचा सकता है भी घरेलू उत्पादकों को। ये कि घरेलू उत्पादक है, अब देखो कोई घरेलू उत्पादक है बाहर से, जैसे भारत है, भारत में कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर सस्ता माल उपलब्ध करवाएगा तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है कि मुक्त व्यापार का मतलब है सीमा से लगने वाला शुल्क वगैरह सारे कुछ हटा दिए जाते हैं, उदारता दिखाई जाती है, अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार हेतु खोला जाता है अन्य देशों के व्यापारियों के लिए। तो स्थानीय जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है कि व्यापार हेतु जो
अर्थव्यवस्था है उसको खोलना क्या कहलाएगा? व्यापार उदारीकरण कहलाएगा। अगला है व्यापारिक नगर किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। यानी व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर किसे कहेंगे? तो व्यापार एवं वाणिज्य के आधार पर या व्यापार या वाणिज्य के कारण जिस नगर का विकास हुआ है उसे आप वाणिज्यिक नगर कहेंगे। जैसे कि आपके कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, मुंबई है, इसके आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखिए। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सिर्फ नाम लिखने के लिए, लेकिन आपको हर एक चारों की चारों जो आप विधि बताएंगे उन चारों विधियों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी भी ध्यान में रखनेंगे। तो पहली है छत जो वर्षा जल संग्रहण है, छत द्वारा वर्षा जल संग्रहण। दूसरा है पुनर्भरण द्वारा कूप के अंदर वर्षा जल संग्रहण, यानी कि कूप या कुआं होता है उसके अंदर वर्षा जल संग्रहण। तीसरा है गड्ढों द्वारा वर्षा जल संग्रहण, यानी कि जैसे कि नरेगा के अंदर गड्ढे किए जाते हैं वो किसके लिए? वर्षा जल संग्रहण के लिए। चौथा है कुओं व नलकूपों द्वारा वर्षा जल संग्रहण। तो ये आपको जैसे कि टांका या फिर बांध वगैरह बनाकर उसमें वर्षा जल संग्रहण, झील के अंदर वर्षा जल संग्रहण। तो इस प्रकार से आपको 4 प्रकार की बातें ध्यान में रखनी है और चारों विधियों को आप संक्षिप्त रूप से टिप्पणी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो रेशम मार्ग एक आरंभिक यानी प्राचीन समय का एक जो व्यापारिक मार्ग होता है उसका उदाहरण है और यह 6000 किलोमीटर की लंबाई वाला है, जो कि रोम इटली से लेकर और कहाँ तक आता है? चीन को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके द्वारा कौन से उत्पादन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से उत्पादन है वो रेशम मार्ग द्वारा निर्यात आयात किए जाते थे? तो चीन की जो ऊन है, रेशम है और अन्य कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको यहाँ से इस मार्ग के द्वारा परिवहित किया जाता था। और भारतीय जो व्यापारी हैं ईरान, पर्शिया तथा मध्य वर्गीय जो भाग हैं उनसे चीन में जो व्यापार है वो संभव इसी मार्ग के द्वारा हुआ था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिवहन तथा संचार में अंतर बताना है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, आपको ध्यान में इस प्रकार से रखना है कि परिवहन के माध्यम के अंदर तो देखो सेवा और जो वस्तु और सेवाओं का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा, वस्तु और सेवा को। और अगर इसी चीज़ को आप दूसरे शब्दों में देखें तो शब्दों और संदेशों को भेजने का कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? संचार। अगर वस्तु और सेवा भेज रहे हैं तो परिवहन, शब्दों और संदेशों को भेज रहे हैं तो क्या कहलाएगा? संचार। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से। अब संचार के कुछ उदाहरण हैं और परिवहन के। तो परिवहन के उदाहरण जैसे वायु मार्ग, जल मार्ग, समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग। और संचार के उदाहरण है दूरसंचार, रेडियो, मोबाइल फ़ोन। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या लाभ है? तो देखो पहली बात तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपको पता है 4 नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का लाभ क्या होगा? इन सभी नगरों के बीच में लगने वाला जो समय है, लागत, दूरी है और इनके बीच की जो दूरी है ये सब क्या हो जाएगा? घटकर कम हो जाएगा। ठीक है। तो यही लाभ है। अगला क्वेश्चन है नियोजन से क्या आशय है और नियोजन कार्य कौन सी संस्था करती है? तो नियोजन का मतलब क्या होता है? योजना बनाकर कार्य करना। तो देश का जो संसाधन है उनका योजना बनाकर, जो स्थिति संसाधनों की देखते हुए योजना बनाकर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। और ये कौन सी संस्था कार्य करती है? वर्तमान में नीति आयोग करती है और पहले इसी को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों या परमाणु संयंत्रों के नाम लिखिए। तो इसके आप जैसे आप उदाहरण देखें तो रावतबाटा है राजस्थान के अंदर, तारापुरा है महाराष्ट्र के अंदर, कल्पकम है तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, केग्गा कर्नाटक
और काकरापाड़ा मध्य प्रदेश। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन थे आपके, एक सही 1/2 नंबर वाले। अब आएंगे आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, और जिसमें आपको प्रत्येक में अथवा का भी ऑप्शन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, ये बहुत बार मैंने प्रश्न बताया है। अब अस्तित्व में क्यों है, इसका कारण यही है कि जैसे कि इसमें विशिष्टता बहुत है, विशिष्टीकरण का परिणाम है ये। क्यों है, क्योंकि जैसे एक क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, दूसरी पर जो स्थान है उसमें किसकी आवश्यकता है, दूसरे देश में आवश्यकता है विनिर्माण की। तो दोनों को आदान प्रदान जब करेंगे तभी एक दूसरे की क्या होगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से दोनों के लिए ये लाभदायक होता है, दोनों देश भागीदार होते हैं, और सेवा और जो वस्तु हैं उनकी उपलब्धता अन्य कोई विशिष्टता रखती है, तभी दूसरे व्यापार जो देश है उसमें बिक पाती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टता के कारण ही क्या होता है, ये अस्तित्व में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि पतनों के द्वारा, जैसे ये भारत की स्थिति है, पतनों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका लगभग 90-95% भाग है वो संपन्न होता है। इसलिए इनको जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस पर थोड़ी विस्तृत टिप्पणी आपको ध्यान में रखनी है। उपग्रह संचार प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो IARS और आपके इनसेट अभी मैंने बताया था, इन पर आपको विस्तृत जो जानकारी वो लेनी है और उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। तो परिवहन के स्थल, जल, वायु, पाइपलाइन, ये ध्यान में रखने हैं। स्थल के अंदर भी सड़क और रेल। तो इस प्रकार से इनके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। भारत में जनसंख्या घनत्व है, भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या भिन्नता का जो वितरण है वो क्या है, हमेशा असमान रहेगा, मैंने बहुत बार आपको बताया है। और कायिक घनत्व और कृषि घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप पीछे के वीडियो हैं उनमें देखकर, या फिर आपको अगर ढंग से समझ में आया हुआ है पहले से तो उनमें देखकर अच्छे से कर सकते हैं। कायिक घनत्व और आपका कृषि घनत्व, ठीक है। तो इनमें मुख्य रूप से तो आपको पता ही है कि भाई सूत्र लिखेंगे किसी क्षेत्र का कुल जनसंख्या और निवल बोया गया क्षेत्र, तब तो गुणा 100 से करेंगे, तब क्या आएगा, कायिक घनत्व। कृषि घनत्व निकालना है तो कृषक जनसंख्या और बटा में निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, गुणा 100 से फिर करना है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन 2, और दोनों में फिर से आपको अथवा में मिलेगा। तो भारत में भू उपयोग वर्गीकरण जो 9 प्रकार से भू राजस्व विभाग ने किया है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन आपको करना आना चाहिए। भारतीय कृषि के प्रकार आपको पता है, एक तो सिंचित कृषि, दूसरी है जो वर्षा निर्भर कृषि, वर्षा निर्भर जो सिंचाई है, और दूसरी देखो दोबारा देखना, एक तो सिंचाई का उद्देश्य होता है सिंचित कृषि, दूसरी है वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। तो सिंचित कृषि है उसमें 2 तरीकों से की जाती है, एक तो उत्पादन के लिए, दूसरा जो आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए, और दूसरा सिंचाई के उद्देश्य से, या फिर रक्षित कृषि आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एक है वर्षा निर्भर कृषि, दूसरी है आर्द्रभूमि कृषि। और लास्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी आनी चाहिए आपको, जिस कोयला पर, लोहा पर, इन सब पर। खनिज संसाधनों के प्रकारों का भी विस्तार से स्पष्ट करना है, जो वर्गीकरण दिया हुआ है, धात्विक, अधात्विक, लोह है, अलोह है, और ईंधन खनिज। इस प्रकार से आपको इसका भी पूरा ध्यान में होना चाहिए। इसका लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका मानचित्र वाला। तो मानचित्र 2 आएंगे आपके, एक तो इंडिया का और दूसरा आपका वर्ल्ड का आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंडिया का दिखाया है। और इंडिया के मानचित्र में आपको भरना क्या क्या है कि देखो, उत्तराखंड, चंडीगढ़, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये इसलिए बताया कि मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं था, इसलिए मैंने ये बताया। तो उत्तराखंड आपको सबको पता है, यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड।
यहाँ पर आपके अफ़गानिस्तान आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। और यहाँ पर म्यांमार है ही, ये नागालैंड हो गया। और ये यहाँ पर कौन सा हो गया? त्रिपुरा। ये नीचे तमिलनाडु है ही यहाँ पर, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर क्या है? चंडीगढ़। इस प्रकार से ये लोकेशन आपको और ध्यान में रखनी है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी राज्य, सागर, महासागर, ये आसपास के भारत के सभी आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये जो परिबोर्ड था वो मैंने आपको हल करवा दिया है। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर डाउट है अभी भी, तो आप मुझे क्लास के अंदर ऑफलाइन पूछे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।